इतना तो जिंदगी में किसी किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं, पी पी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है, आज फिर आपके पास लेकर के आए हैं यादें कैफ़ी आज़मी के शब व रोज़। इससे पहले पहला एपिसोड मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जो कहानी कानपुर तक की थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जो इत्तेफाक से छप गई थी, और उसे उस वक्त की हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान गुलकारा बेगम अख्तर ने गाया था, जिसकी वजह से वो गज़ल ज़ाय होने से बच गई, वरना कैफ़ी साहब के बचपने की तमाम चीज़ें ज़ाय हो गईं। छुरैरा बदन, लंबे चौड़ी शख्सियत, अच्छी आवाज़ के मालिक, अच्छी तकरीर करते थे और बहुत ही अच्छे शायर, ज़मींदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया था और वो मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से एक मज़दूर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मज़दूरों के साथ उठना बैठना, उनके बारे में सोचना, उनके और ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया जा सकता है और बराबरी कैसे की जा सकती है, अमीरी या गरीबी को तर जो इतनी दूरी, इतनी बड़ी लाइन खींची हुई है, उसे कैसे करीब किया जा सकता है, बराबर लाया जा सकता है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे। और उनके अशार जो थे वो बिल्कुल ही किसानों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर, ऊंची ज़ात, बड़ी ज़ात, तमाम औरतें और मर्द के बीच में जो एक खला थी, उस खला को दूर करने के लिए वो लिख रहे थे। उनकी शायरी की बुनियाद जो थी वो इंसानियत थी, भाईचारगी थी, प्यार था, मोहब्बत था और बराबरी का दर्जा देने के लिए एक उनकी जंग थी। तो उन्हें 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें शिरकत किया उन्होंने, और फिर उसके बाद 1943 में उन्हें बाकायदा तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना मेंबर बना लिया।
मेंबर बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और पार्टी ने सोचा कि कानपुर शहर से ज़्यादा बड़ा शहर इनकी ज़रूरत महसूस कर रहा है, तो उन्होंने उन्हें कानपुर से उठा करके बम्बई पहुंचा दिया। 45 रुपये तनख्वाह पर आप मामूर हुए और बम्बई में दिन और रात पार्टी के लिए आपने काम शुरू कर दिया। एक छोटी सी कुटिया में रूम में आपको जगह मिली। आसपास के जो छोटे छोटे रूम थे उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान ही थे जो पार्टी के ख़ास मेंबर थे, और बाथरूम जो है था वो कॉमन था। तो बम्बई आने के बाद उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही पार्टी के लिए होकर रह गई थी, और दिन रात पार्टी के बारे में सोचना, पार्टी की तरक्की के बारे में सोचना, पार्टी के काम के बारे में सोचना, और पार्टी भी उनको अच्छी तरीके से उस वक्त इस्तेमाल कर रही थी, यूज़ कर रही थी, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, उनकी बोलने का तरीका अच्छा था, वो अच्छे मुकर्रिर थे, और साथ ही उनकी ज़ुबान बहुत ही अच्छी थी और मज़दूरों को, किसानों को बहुत भाती थी। तो और उस बात में जो वो अशार कहते थे, जिस तरीके के अशार वो पेश करते थे, वो किसानों के और लोगों के दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाते थे। तो उनका इस्तेमाल जो है इस तरीके से पूरा पार्टी ने किया, और पार्टी के लिए उन्होंने दिल और खुलूस, मोहब्बत और प्यार से काम किया। और इस तरीके से ज़िंदगी चलती रही। वहाँ के बड़े बड़े टेक्सटाइल में यूनियन थे, उन यूनियन के कामों को देखना, उन यूनियन के पास जाना, उनके मुश्किलात को दूर करना, हड़ताल में हिस्सा लेना, हर तरह की चीज़ें वो पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को उससे पेवस्त किए हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें फ़िक्र नहीं थी कब उनको जेल जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो लगे हुए थे। लेकिन इन तमाम पार्टी के कामों के सिलसिले के साथ साथ उनकी शायरी पर कभी भी प्रोपेगेंडा शायरी का तोहमत नहीं लगा कि उन्होंने पार्टी के लिए शेर कहा। उन्होंने पार्टी के लिए कभी शेर नहीं कहा, बल्कि आवाम के लिए शेर कहा, गरीबों के लिए शेर कहा, मज़दूरों के लिए कहा, किसानों के लिए कहा, दुनिया के तमाम मजबूर लोगों के लिए कहा, दुनिया में तमाम जगह यकजहती और प्यार और मोहब्बत और खुलूस को बढ़ावा करने के लिए कहा, और जो दूरियां हैं एक दूसरे से उस दूरी को ख़त्म करने के लिए कहा। इसलिए वो अजीम शायर है, बड़े शायर है, कोई पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा शायर नहीं थे। और जब शायरी की वजह से उन्हें अक्सर मुशायरे में बुलाया भी जाता था, और मुशायरे में वो काफ़ी पसंद किए जाते थे, काफ़ी लोकप्रिय थे, और इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया। देश आज़ादी की खुशी में हमारे कैफी आज़मी भी बहुत खुश थे, लेकिन ये जो आज़ादी आई उसके साथ एक बर्बादी भी आई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने थे आपस में जंग होने लगी, लड़ाई होने लगी, सड़कें जो है लहूलुहान होने लगा, खून बहने लगा, इंसानियत मरने लगी, भाईचारगी ख़त्म होने लगी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनके दिल जो है बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गए। तो इप्टा एक ग्रुप था जो कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चरल विंग था, तो वहाँ उन्होंने कई ड्रामे जो हैं इसके ऊपर खेले, भाईचारगी के ऊपर, एकता के ऊपर, खुलूस के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर, आपस में प्यार और मोहब्बत के ऊपर कि हम लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए, और हम लोगों की ज़िंदगी, हमारे मकसद हम सब एक है, हम लोगों को एक साथ ज़िंदगी अपने अच्छे और बुरे देखने हैं। इसके ऊपर उन्होंने घूम घूम करके नाटक किए और खूब किए। तो दोस्तों, एक दिन मुशायरे के लिए उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा, और चूँकि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के वो मेंबर भी थे, इसलिए बहुत काफ़ी लोगों से उनके ताल्लुकात थे। बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। इप्टा में ख्वाजा अहमद अब्बास थे, अली सरदार जाफरी थे, जानिसार अख्तर थे, आपके एक हंगल थे, देवानंद थे, अल्लाह सानी थे, सागर सरहदी थे,
MS सिद्धि थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें थी जो कम्युनिस्ट माइंडेड लोग थे पूरे। तो उनके साथ उठना बैठना था और मुशायरा भी उनके साथ ही जाता। तो मुशायरे में अली सरदार जाफरी भी थे और जानिसार अख्तर भी थे और हमारे नौजवान शायर हमारे कैफ़ी आज़मी साहब भी थे। मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों की भीड़ जो है वो ऑटोग्राफ के लिए अली सरदार जाफरी के चारों तरफ जमा हो गई और उनको चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई अली सरदार जाफरी से ऑटोग्राफ लेने के लिए बेचैन और बेकरार था। और कुछ बच्चे जो है नौजवान शायर कैफ़ी आज़मी के पास खड़े होकर के उनसे ले रहे थे। कैफ़ी ने देखा कि नीचे एक बच्ची खड़ी बड़ी देर से देख रही है और शुरारा बदन, बड़े बड़े बाल, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो उनकी तरफ बार बार उनकी नज़रें जा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की आगे बढ़ी और कैफ़ी साहब को क्रॉस करते हुए अली सरदार जाफरी की तरफ चली गई और उन्होंने उधर भी देखा। फिर उसने मुड़ कर के इनकी तरफ देखा। अली सरदार जाफरी से उसने ऑटोग्राफ लिया। तब तक मेरे साथ जो कुछ बच्चे थे जो मेरे ऑटोग्राफ ले रहे थे वो चले गए। तो वो आई और उसने अपना ऑटोग्राफ मेरी तरफ दिया। तो मैंने एक कमज़ोर सा शेर उसके ऊपर लिख दिया। तो उससे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ये क्या, आपने सबके पास अच्छे अच्छे शेर लिखे और मुझ पर एक कमज़ोर शेर। तो उसने कहा आप तो अली सरदार जाफरी के पास ऑटोग्राफ के लिए गई थी। तो ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। रात का डिनर जो था वो एक घर पे था और उसी घर पे हम लोग ठहरे भी थे। इत्तफाक से कहिए कि वो घर जो था वो उस लड़की का बड़ी बहन का था। तो वहाँ हम लोग खाने पर गए। वहीं फिर उससे मुलाकात हुई, बराबर मेरे पास ही रही और हम लोगों के बीच गुफ्तगू शुनूद होते रहे। फिर जो है जो जहाँ हम लोगों का डिनर था वो मेरे पास आए और कहा कि कैफ़ी ये मेरी छोटी बहन है शौकत, इसकी शादी जो है वो तय हो चुकी है। 3 महीने के बाद उस्मान नाम की एक शख्सियत से इसकी शादी होनी है। ये कहकर वो चली गई और मेरे चेहरे पर एक रंग आया और गया। मैंने कैफ़ी साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मुबारक हो, आपकी शादी है। तो उसने कहा कि सुना है कि आपकी भी शादी है, आप मुंबई जा कर के आपकी शादी तय है और आप भी शादी करने वाले हैं। बोले नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। खैर बम्बई चला आया। बम्बई आने के बाद जो है, लेकिन वहाँ पर मैंने एक नज़म पढ़ी, औरत नज़म पढ़े। वो नज़म बहुत अच्छी लगी, उन लोगों को पसंद आया। समझता था और क्या समझता हूँ वो इस नज़्म में है, मुलाजा हो। नज़्म का उन्वान है औरत। कल्बे बाहौल में लर्ज़ा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के यकरंग है आज। आप गीनों में तपा वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुले में है नखत कमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क पेशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का खैर फिर ऐसा हुआ कि हम लोग सब
बम्बई वापस आ गए और अपने कामों में जुट गए। लेकिन शौकत के साथ मेरे ख़त व किताबत होते रहे और वो ख़त व किताबत जो है वो इश्क में तब्दील होता चला गया और वो ज़िद करने लगी कि मैं आपके साथ ही शादी करूँगी। 45 रुपये मेरी तनख्वाह थी, मैं खुद मेरे ऊपर 30 रुपये खर्च हो जाते थे, 15 रुपये में मैं क्या बीवी को करता क्या नहीं करता। मैंने कहा देखो मेरी अभी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं शादी करूं, इसलिए तुम जो है ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। उनके घर वालों ने भी उन्हें बहुत समझाया शौकत को कि देखो तुम तो जितनी की साड़ी पहनती हो उससे ज़्यादा की उससे कम तो उसकी तनख्वाह है, वो तुम्हें क्या रखेगा क्या देखेगा, तुम परेशान हो जाओगी और फिर बाद में जो है परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो बंदी नहीं मानी और ज़िद पर अड़ गए कि मैं शादी करूँगी तो कैफ़ी से ही करूँगी। खैर माँ बाप फिर राज़ी हो गए और बम्बई चले आए और इस तरह से शौकत के साथ मेरी कैफ़ी साहब की शादी हो गई। इस शादी में उस वक्त के तमाम बड़े बड़े अदीब शरीक हुए, गवाह रहे। एक इश्क को शादी में तब्दील होते हुए उन्होंने बड़ी खुशी से इस शादी में शिरकत करके उस चीज़ के एहसास को महसूस किया। उसके बाद क्या है कि पहले मेरा एक बेटा हो गया, कैफ़ी ने कहा कि एक बेटा हो गया और बेटे के बाद जो है 2-3 साल के बाद जो है घर में बेटी भी आ गई। और उस वक्त जब मेरी बेटी आई तो मेरे हालात बहुत ख़राब थे, मैं बहुत परेशान था, बड़ी तंगी चल रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाथ पैर मारने के अब जो मैं सोच रहा था कि अब मुझे अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने एक अच्छा घर चाहिए, अपनी एक अच्छी आमदनी चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें हो सके। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था, परेशान हो गया था। तभी मेरे घर पे अस्मत आपा और शाहिद लतीफ़ जी आए। शाहिद लतीफ़ फिल्में बनाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उनकी फ़िल्म बनने वाली थी बुज़दिल। उन्होंने कहा कि कैफ़ी मैं तुम्हें अपने इसमें काम दे रहा हूँ, तुम मेरे फिल्म का गाना लिखोगे लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। और पैसा ही मुझे चाहिए था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत तंगी से गुज़र रहा था। तो उसने कहा कि पैसा मैं तुम्हारे हाथ की बजाय भाभी के हाथ में दूंगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी लेता तो उन्हीं के हाथ में देता, उन्हीं के लिए तो मैं कमाने वाला था। तो इस तरह से पहली फिल्म के लिए मैंने गाना लिखा बुज़दिल, जिसके डायरेक्टर थे शाहिद लतीफ़ जो अस्मत आपा के शौहर थे। तो दोस्तों कैफ़ी आज़मी की ज़िंदगी की उतार चढ़ाव, शब और रोज़ के किस्से मैं आपको और सुनाऊंगा। उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी का सफ़र अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मैं मुख्तसर करके उसे भी ख़त्म कर दूंगा ताकि आप पर ज़्यादा बोझ न पड़े। तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रोते रोते